जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल SDSGS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग 9th क्लास का जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में जो हमने चुना है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। अब ये जो सेल वाला चैप्टर है, बायोलॉजी का जो ये सेल वाला चैप्टर है, तो ये सिर्फ 9th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 9th क्लास के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेल वाले वीडियो को। अब देखिए, अगर कोई किसी भी दीवार को अगर बनाना हो, ईंट वाले दीवार को अगर बनाना हो, तो बहुत सारे ईंट को मिलाकर एक दीवार का निर्माण किया जाता है, मतलब एक दीवार को बनाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो ये शरीर है, भगवान ने जो हमारे इस शरीर को बनाया है कुछ इसी तरीके से बनाया है जैसा कि हम लोग दीवार का निर्माण करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, हमारे शरीर को जो बनाया, सेल के ऊपर, मतलब एक सेल के ऊपर दूसरे सेल को रख कर, यानी कि बहुत सारे सेल को मिलाकर हमारे इस शरीर को बनाया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि हमारे शरीर में कितना सेल्स है, तो हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल्स है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो सेल्स है, आखिर ये सेल्स का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। अब यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड आता है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट का। अब ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता क्या है, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें सेल के बारे में, तो सेल को हम लोग खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर आपका हाथ कट जाए, तो हाथ कटने के बाद आपके हाथ से ब्लड निकलेगा, तो अब उस ब्लड में जो होता है RBC होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स होता है, वाइट ब्लड सेल भी होता है, यानी कि WBC होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए इस ब्लड में वाइट ब्लड सेल किधर है, आपको अपनी खुली आंखों से देखने के लिए अगर मैं बोलूं, तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो जो वाइट ब्लड सेल है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। अब उस WBC को या तो आप बोलिए क्या, तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट बोलिए, या तो डायरेक्ट उसको क्या बोल दीजिए, तो वाइट ब्लड सेल बोल दीजिए। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, सिर्फ एक वायरस को छोड़कर, वायरस इसमें एक्सेप्शन में आता है, तो वायरस को छोड़कर जितना भी ऑर्गेनिज्म आएगा सभी का बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। या तो आप इसको बोलें ऐसे कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है वायरस को छोड़कर सभी का बॉडी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए सेल के बारे में क्या कहा जाता है कि द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। अब इसको सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, अब सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और फिर ये भी हम लोग इसमें जानेंगे कि इसको द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। अब द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे कि देखिए एक बच्चा जब अपने माँ के पेट में होता है तो वो बेबी बनने से पहले एक मांस का टुकड़ा होता है। उससे भी पहले, अगर बहुत पहले अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक सेल होता है, मतलब एक सेल से ही मांस का जो वो गोला है वो तैयार होता है। अब मांस का जो वो गोला है किससे बना, तो एक सेल से बना। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ एक बेबी का, तो वो किससे तैयार हुआ, तो एक सेल से तैयार हुआ। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बेसिक स्ट्रक्चर देने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो सेल करता है। अब द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, यानी कि हमारा बॉडी का जो बेसिक फंक्शन है। अब बेसिक फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, इस तरह का जो भी बेसिक फंक्शन है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सेल के द्वारा ही किया जाता है। अब जैसे कि मान के चलिए आप सांस ले रहे हैं, तो सांस वास्तव में आप ले रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो
तो कौन ले रहा है, तो सेल ले रहा है। तो इसलिए ये जो सांस लेने का यानी कि रेस्पिरेशन करने का काम कौन कर रहा है, तो सेल कर रहा है। इसलिए कहा जाता है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग बींग्स होता है उसको ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। क्या आप बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? बिल्कुल, बैक्टीरिया को भी ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। क्या आप वायरस को ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? बिल्कुल भी इसको ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। लेकिन वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वायरस को ना तो डेड के श्रेणी में रखा जाता है और ना ही इसको जीवित प्राणी की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए वायरस को यहाँ पर छोड़ के हम लोग बात करेंगे। बैक्टीरिया को आप बोल सकते हैं, यीस्ट को बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ को बोल सकते हैं आप। क्या, तो ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। एनिमल भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। बर्ड भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का क्या मतलब होता है एक, और सेलुलर तो समझ ही रहे हैं, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी एक सेल से मिलकर बना हुआ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो इसमें आ जाता है आपको बैक्टीरिया आ जाता है, यीस्ट आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है। ये सारा का सारा को हम लोग क्या कहेंगे, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया का बॉडी का अगर हम बात करें तो इसका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होता है जिसका कि बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होगा कि जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होगा, तो उसी को बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो उसमें ह्यूमन बींग्स आ जाता है, बर्ड्स आ जाता है, प्लांट आ जाता है, आप एनिमल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। अब देखें एनिमल का बॉडी का अगर बात करें तो हम लोग मतलब ह्यूमन बींग्स जो है इसको भी एनिमल के ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो ह्यूमन बींग का बॉडी की अगर हम बात करें तो ये 200 मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ, यानी कि ह्यूमन का बॉडी का अगर बात करें तो इसका बॉडी 200 से अधिक टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मसल्स का सेल, मसल्स के लिए अलग सेल है, बोन के लिए अलग सेल है। अगर हम लोग अपना ये 5 फिंगर का बात करें तो हर एक फिंगर के लिए अलग अलग सेल है। तो इस तरह का कितना टाइप्स का सेल हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो 200 से अधिक टाइप का सेल पाया जाता है। अब क्या हर एक टाइप का सेल का एक ही तरह का वर्क होगा? जैसे मान के चलिए जो मसल सेल है तो मसल सेल का वही काम होगा जो कि बोन सेल का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी अलग अलग टाइप का सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप का सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो यही यहाँ पर हमारे बुक में दर्शाया गया है। जैसे कोई सेल होगा जो कि डाइजेशन का काम करेगा, कोई सेल होगा जो रेस्पिरेशन का काम करेगा, कोई सेल होगा जो ग्रोथ का काम करेगा। इस तरह से सभी डिफरेंट टाइप का जो फंक्शन होता है सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, सभी का एक ही फंक्शन नहीं होता है। अब देखिए अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या कहा गया है, एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो बॉडी बना हुआ होता है एक ही सेल से मिलकर बना होता है। अब फिर दूसरा पॉइंट का अगर बात करें तो कह रहा है कि ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। अब देखिए जिसका भी बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बना होगा तो उसके बॉडी में जितना भी काम होगा, चाहे वो रेस्पिरेशन का काम हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का काम हो, चाहे वो डाइजेशन का काम हो, सभी तरह का जो काम होगा वो एक ही सेल करेगा। अब किसी के बॉडी में एक ही सेल है तो वही सेल सारा काम को करेगा। जैसे मान के चलिए आप इसको इस एग्जांपल से ले सकते हैं, जैसे एक रूम में अगर एक स्टूडेंट रह रहा है तो उसको खुद से अपना सारा काम करना पड़ेगा, कपड़ा भी खुद से उसको धोना है, खाना भी खुद से बनाना है, रूम को साफ़ भी खुद से रखना है। मतलब उस रूम में एक स्टूडेंट रह रहा है तो इसी वजह से उसको अपना सारा काम करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक ही सेल पाया जाता हो, तो वो सेल
उस एक सेल को ही हर प्रकार के काम को करना पड़ता है, चाहे वो डाइजेशन हो, न्यूट्रिशन वाला काम हो, चाहे वो ग्रोथ वाला काम हो, हर तरह का काम उसको अकेले ही करना पड़ता है। ये सेकंड वाला जो पॉइंट कह रहा है यही कह रहा है। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटी। अब देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी में एक ही सेल है। जब एक ही सेल है तो काम का बंटवारा क्या हो पाएगा? नहीं, काम का बंटवारा नहीं हो पाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा। जैसे मान के चलिए एक जैसे हम लोग का जो बॉडी है, तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा टाइप का सेल पाया जाता है। तो बहुत सारा टाइप का जो सेल पाया जाता है, तो इसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, काम का बंटवारा हो जाता है, सभी सेल अपना अपना काम बांट लेता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल पाया जाता है, तो यही कारण है कि इसमें नो डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि इसमें जो काम का बंटवारा होता है वो नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। जैसा कि हम लोग इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जो बॉडी होता है एक ही सेल से मिलकर बना होता है, और एक ही सेल को सभी प्रकार का एक्टिविटी, सभी प्रकार का फंक्शन को करना होता है। तो बताइए, रिप्रोडक्शन भी होगा, कौन करेगा? तो रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल करेगा, उसको और कोई सेल मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक ही सेल है। अब है कि द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। मतलब लाइफ स्पैन मतलब उसका जो जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा है। किसका? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें तो उसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल जो होता है वह बहुत ही छोटा होता है। अब इसके अपोजिट में अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारा सेल पाया जाता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स पाया जाता है। अब कह रहा है कि अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एक सेल का अगर आप बात करिएगा तो एक सेल एक या एक से अधिक या दो काम कर सकता है। मान के चलिए एक काम किया, अब हो सकता है दो भी काम करे, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक सेल का बस एक ही वर्क होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स। मतलब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, तो हर सेल का अपना अपना काम बटा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर है कि ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन का काम होता है, तो रिप्रोडक्शन का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो स्पर्म के द्वारा किया जाता है या तो ओवम के द्वारा किया जाता है, तो इसको हम लोग जर्म सेल कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन में जो भाग लेता है कौन लेता है? तो जर्म सेल लेता है, और जर्म सेल को छोड़कर हमारे बॉडी में जितना भी सेल होगा उसको सोमेटिक सेल कहेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? तो जर्म सेल कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग। मतलब लाइफ स्पेन जीवन काल जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है? तो लॉन्ग होता है, लंबा होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा इस वीडियो में कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो सेल है उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल था बैक्टीरिया था, उसके बाद प्रोटोजोआ था, यीस्ट था, इस तरह का बहुत सारा प्रोटोजोआ था, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल था। अब उसी प्रकार से हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ पॉइंट्स को जाना किसके बारे में? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।